हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 12th बायोलॉजी के एक्सरसाइज फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं इसको। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 1 का है। पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव की जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक है। प्राकृतिक मृत्यु तथा जीर्णता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। जनने से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अत्यंत ही अनिवार्य है। अर्थात जनन जीवों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? तो जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि जनन की कौन सी विधि अच्छी होती है और क्यों? आंसर हो जाए इसका, प्राय लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से बिल्कुल भिन्न होता है क्योंकि उसमें माता और पिता दोनों के गुण स्थानांतरित होते हैं। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान यानी अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है या इसे अच्छी विधि माना गया है। तीसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? क्लोन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा गया है या क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, आकारिकी व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के एकदम समान होते हैं, अतः इसे क्लोन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन में जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि एक ही जनक भाग लेता है, तो इससे एक ही प्रकार के गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो इसलिए जो संतान उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल अपने जनकों के समान तथा आपस में भी बिल्कुल समान होते हैं, अतः उन्हें क्लोन कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होता है यानी अदला बदली होती है जिससे आनुवंशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, लेकिन यह उस समय सही नहीं होता जब जनक किसी रोग से ग्रस्त हो। देखिए, यह कथन सदैव सही नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित हो जाता है या स्थानांतरित होने की संभावना होती है। 5वां क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? आंसर होगा,
अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से बिल्कुल जनक ही समान होते हैं, अर्थात अपने जनक का क्लोन होते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनकों से भिन्न होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उसमें माता और पिता दोनों के गुणों का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करें या दोनों में अंतर लिखें। और इसी में है, कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। आंसर है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद या अंतर निम्नलिखित हैं। पहला अंतर है, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक यानी नर तथा मादा भाग लेते हैं। दूसरा अंतर है, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण और निषेचन ये प्रक्रियाएं होती हैं। तीसरा अंतर है, अलैंगिक जनन जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है और लैंगिक जनन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। चौथा अंतर है, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। पांचवा अंतर है, अलैंगिक जनन सरल व तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है, जबकि लैंगिक जनन जटिल व धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। छठा अंतर है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है वो आनुवंशिक रूप से अपने जनकों से भिन्न होते हैं। सातवां अंतर है, अलैंगिक जनन इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है, जबकि लैंगिक जनन जनक इकाई युग्मक होते हैं। आठवां अंतर है, अलैंगिक जनन की जो जनन की प्रक्रिया है यह निम्न जो अकशेरुकी या वर्टिब्रेटा निम्न कोटि के होते हैं उनमें यह जनन की प्रक्रिया होती है, जबकि लैंगिक जनन उच्च कुल के पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन की ही ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधों का निर्माण होता है, जैसे पत्तियों से या तने से इत्यादि से। अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी में अपने जनक के समान होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन ही है। सातवां क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दें। कायिक प्रवर्धन, देखिए आंसर हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है, यानी उससे नए पौधे का निर्माण हो सकता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मातृ पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नव पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण निम्न हैं। अजूबा या ब्रायोफिलम, इसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो इसके पौधों की पत्तियों में किनारों से पादप काय या कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो मातृ कोशिका से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। और दूसरा उदाहरण आलू में पाया जाता है। इसके कंद में उपस्थित पर्व संधियां या नोड्स कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में कलिकाएं उपस्थित रहती हैं और प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। आठवां क्वेश्चन है, व्याख्या करें किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। किशोर चरण, सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या किशोरावस्था, जबकि पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है प्रजनक चरण या रिप्रोडक्टिव फेज।
किशोरावस्था अथवा कायिक प्रावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है, यानी पुष्प निकलने लगते हैं। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक बदलाव तथा आकारिकी परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने के योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। तीसरी है जीर्णावस्था या जीर्णता चरण। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णता अवस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में उपापचयी क्रियाएं मंद होने लगती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को अपनाया है, क्यों? चूंकि यह लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है यह जटिलताओं से भरी हुई है, फिर भी जो बड़े जीव हैं, उच्च कुल के जो जीव हैं, उन्होंने जनन की लैंगिक प्रक्रिया को ही अपनाया है, क्यों? आंसर है, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूपों से उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली संततियों में स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास में सहायक होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित या अंतर्बद्ध होते हैं, कैसे? उत्तर है, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले द्विगुणित होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। इसका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जनकों में होते हैं। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित या अंतर्बद्ध होते हैं। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक समयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्माणु या युग्मनज बनाता है। द्विगुणित युग्मनज से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।